बच्चों आज के इस लेक्चर में मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक बताने जा रहा हूं जिसका नाम है वेलोसिटी पोटेंशियल या फिर स्केलर पोटेंशियल। तो इसको किस तरह हम पढ़ेंगे उसके लिए सबसे पहले आपके पास क्या होना चाहिए, लेट एफ एक्स वाई जेड बी अ वेक्टर फंक्शन, वेक्टर फंक्शन एंड फाई कोई एक स्केलर है, फाई बी अ स्केलर फंक्शन। और फंक्शन किस तरह है, सच दैट कि अगर मैं इस फाई का ग्रेडियंट फाइंड करूं तो वो एफ आ जाए। क्या आ जाए? अगर मैं फाई का ग्रेडियंट फाइंड करूं तो क्या आ जाए, एफ। अगर ऐसा है तो देन तब हम कहेंगे फाई इज स्केलर पोटेंशियल, और या तो स्केलर पोटेंशियल कहेंगे या इसको क्या कहेंगे, वेलोसिटी पोटेंशियल। क्या कहेंगे इसको, वेलोसिटी पोटेंशियल। तो यहां पर क्वेश्चन रिवर्स हो गया। यहां पर क्या होगा कि आपको जैसे पहले आपसे कहते थे कि एक वेक्टर फंक्शन दिया गया है, इसका आप कर्ल निकालें या फिर डाइवर्जेंस निकालें। यहाँ पर एक वेक्टर फंक्शन दिया जाएगा और आपसे कहेगा वेलोसिटी पोटेंशियल फाइंड कीजिए इस वेक्टर एफ के लिए। तो हम ये कहेंगे, मान लीजिए ये जो वेक्टर क्वांटिटी थी एफ, ये किसी स्केलर का क्या था, ग्रेडियंट। तो आपका टारगेट यहाँ पर होगा फाई को फाइंड करना। क्या होगा, फाई को। क्वेश्चन इसी तरह सेट किए जाएंगे। तो इसको फाइंड करने के लिए, अच्छा यहाँ एक बात और इंपॉर्टेंट है, जब हम इसको फाइंड करेंगे तो उस कंडीशन में आपका कर्ल क्या होना चाहिए, कर्ल आपका होना चाहिए 0। तो ये तभी हम फाइंड करते हैं जब कर्ल हमारा 0 होता है, यानी वेक्टर क्या होता है, इरोटेशनल। तो जब वो क्वेश्चन में आपसे पूछता है तो यही पूछता है कि फर्स्ट शो दैट फंक्शन इज इरोटेशनल एंड देन फाइंड वेलोसिटी पोटेंशियल। कभी कभी दोनों बातें भी कह देता है कि इसको इरोटेशनल भी दिखाओ, सोलिनोइडल भी दिखाओ, और उसके बाद क्या करो, फाइंड वेलोसिटी पोटेंशियल। तो अब इसको फाइंड करने का क्या तरीका है वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। ये तो रही इसकी डेफिनेशन। तो आपका टारगेट क्या है, हमारा टारगेट है इफ एफ इज डेल फाई, आवर टारगेट इज टू फाइंड, देन वी हैव टू फाइंड, क्या फाइंड करना है हमें, फाई फाइंड करना है। तो ध्यान देंगे, जैसा कि आप जानते हैं कि f जो हमारे पास है ये एक वेक्टर है, ठीक है। तो ये मैं इसका मेथड लिख रहा हूं एक तरह से। f कितना है मेरे पास, डेल फाई। तो यहां पर क्या करा, डेल फाई का मतलब क्या, ग्रेडियंट, यानी i डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस j डेल फाई ओवर डेल फाई। मैं सिर्फ इसका वर्किंग रूल लिख रहा हूं, उसके बाद इसको मैं डायरेक्ट ही लिखा करूंगा। इसके बाद मैंने क्या किया कि दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया। ये पहला पॉइंट था, फर्स्ट राइट फंक्शन जो भी आपको रिलेशन है, इसके बाद दोनों साइड आप मल्टीप्लाई कर दें किसका, डॉट प्रोडक्ट लिख दें डी आर की। तो कितना होगा ये, आई डेल फाई ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल फाई ओवर डेल वाई, और ये आ गया के डेल फाई ओवर डेल जेड, यानी यूनिट वेक्टर आई जे के डॉट डी आर। डी आर का मतलब क्या होगा भाई, आर का मतलब है एक्स आई कैप, वाई जे कैप और जेड के कैप। तो इसका मतलब डी आर का क्या मतलब होगा, डी आर का मतलब होगा डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप और डी जेड के कैप। क्लियर है? तो यहां पर कितना आ गया मेरे पास, ये डी एक्स आई कैप, डी वाई जे कैप, और ये कितना आ गया, डी जेड के कैप। इसका मल्टीप्लाई करो तो आ जाएगा मेरे पास एफ डॉट डी आर, इट इज, ध्यान देंगे कितना होगा ये, डेल फाई ओवर डेल एक्स डी एक्स, और ये आ गया डेल फाई ओवर डेल वाई डी वाई, और ये आ जाएगा मेरे पास डेल फाई ओवर डेल जेड डी जेड। ये हो गया हमारा दूसरा स्टेप, ठीक है। अब इसके बाद जो थर्ड स्टेप है उसमें आप क्या करेंगे, एफ डॉट डी आर, अगर आप टोटल डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन जानते हैं तो राइट हैंड साइड इज डी फाई, कितना हो जाएगा, डी फाई। इसके बाद क्या करेंगे फोर्थ स्टेप में, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, और पहले मैंने लिख दिया डी फाई इज एफ डॉट डी आर। अब फोर्थ स्टेप में क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड में तो रह गया फाई, राइट में क्या हो जाएगा, एफ डॉट डी आर। बस आपको इसी को इंटीग्रेट करना और एक कांस्टेंट सी। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे, किस तरह आपको करना है, तो मैं जब क्वेश्चन करूंगा तो पहले तो टर्म लिखूंगा ये, उसके बाद में ये
कोई कहानी नहीं लिखने वाला। और उसके बाद डायरेक्ट क्या लिखूंगा मैं, ये, ठीक है। अब इसको फर्दर कैसे सोल्व करना है उसके बारे में बात बताने जा रहा हूँ, उसके बाद ही मैं क्वेश्चन करूँगा। तो कुल मिला के कहानी कुछ इस तरह बनी। लेक्चर को ध्यान से समझिए, हो सकता है इंटरेस्ट थोड़ा कम आ रहा हो, लेकिन जब क्वेश्चन आप करेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये मेथड बहुत ही पावरफुल मेथड है, बुक से थोड़ा अलग चलूँगा मैं। तो क्या करेंगे आप, अब हमारी प्रॉब्लम कुछ इस तरह फार्मुलेट हो गई कि आपको पता क्या होगा, आपको पता होगा वेक्टर एफ, जो मैं बोल रहा हूँ उस पर भी ध्यान देंगे। आपको पता होगा कि वेक्टर एफ इज डेल फाई, और आप कह सकते हैं डेल फाई इज वेक्टर एफ। अब आपको पता करना है फाई, तो मैं डायरेक्ट क्या लिखा करूंगा, देन फाई इज एफ डॉट डी आर, यानी इसके बाद डायरेक्ट में यही लिख दूंगा, और प्लस कांस्टेंट। अच्छा, एफ का मतलब क्या रहेगा, एफ का मतलब होगा F1 I, F2 J और ये F3 K, वही यूनिट वेक्टर। और इसका मतलब क्या होगा, dx I कैप, dy J कैप और dz K कैप। और इसके बाद अब आप इसका जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपको 3 इंटीग्रल के क्वेश्चन मिलेंगे, F1 dx, दूसरा F2 dy और तीसरा F3 dz। अब ये इंटीग्रल आपको किस तरह करने, यही इंपॉर्टेंट है, जो थोड़ा सा आपको इंटीग्रल करने में प्रॉब्लम होगी। बुक में ज़्यादातर राइटर ने क्या किया है कि इसको एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की हेल्प से इसको ये पता किया कि ये फंक्शन किसका डिफरेंशियल है। वो एक मुश्किल सा काम है, तो मैं एक आसान तरीका बता रहा हूँ। जब हम x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करेंगे, सॉरी x के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, इंटीग्रल, तो यहाँ पर हम क्या कह देंगे, टेकिंग y एंड z एज कॉन्स्टेंट। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने लिखी है, क्या मान लेंगे इनको, कांस्टेंट। ये तब की बात है जब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है। सेकंड टर्म में किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रल हो रहा है, y के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ क्या करेंगे आप, ध्यान देंगे, जब x के रेस्पेक्ट में आपने इंटीग्रल किया तो y और z को कांस्टेंट माना, लेकिन जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल किया तो इसने क्या किया, लीविंग द टर्म्स कंटेनिंग x, यानी उन टर्म को तो छोड़ ही दिया जिनके पास x था, यानी जिस टर्म के पास भी x है उसको छोड़ देगा, एंड टेकिंग z एज कांस्टेंट। अब ये कहानी सुनाऊंगा मैं इसके बारे में, आपको चीज़ें ठीक से समझ में आ जाएंगी। इसके बाद जब आप थर्ड पे आएंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे आप ऐसा मान लीजिए कि x y z ये 3 फ्रेंड हैं और इन तीनों ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की अलग अलग समय पर। जब x ने पार्टी ऑर्गेनाइज की तो उसने किसको बुलाया, x और उसके रिलेटिव, y और उनके रिलेटिव, z और उनके रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब टर्म्स कंटेनिंग x y एंड z। तो लेकिन इसका बिहेवियर जो था वो कुछ इस तरह रहा कि उसने y और z को कांस्टेंट मान लिया, यानी उनको थोड़ी कम वैल्यू दी। अब इसके बाद नंबर आया किसका, पार्टी करने का, y का। अब y अपनी पार्टी कर रहा है, उसको एक बात ध्यान है कि जब x ने पार्टी की थी तो उसने y को और z को कांस्टेंट माना था। तो उसने क्या किया कि जब अपने गेस्ट की लिस्ट बनाई तो उसने उन सभी को हटा दिया जिनके पास x था, यानी जिस टर्म में x है उन सबको कट कर दिया। इसे अपनी इंसल्ट फील हुई होगी कि भाई इसने क्या किया था कि हमें कांस्टेंट माना था, तो इसने x को तो हटा दिया, z से तो अभी कोई लेना देना नहीं है। तो इन लीविंग द टर्म्स कंटेनिंग x, उन सभी को हटा दिया जिनके पास x था, और लेकिन z को इसने भी क्या मान लिया, कांस्टेंट। अब नंबर किसका आया पार्टी करने का, z का। अब z को ये बात याद है कि जब x ने पार्टी की तो उसको भी इनने कांस्टेंट माना था, लेकिन जब y ने की तो बुलाया तो जरूर, लेकिन क्या माना इसको, कांस्टेंट। अब z के दिमाग में दोनों घूम रहे हैं, x भी और y भी। उसने अपनी लिस्ट निकाली और उसने क्या कहा, जिस टर्म के पास x है, यानी कि x से ही प्रॉब्लम है, अगर x के साथ y है तो उसको भी ये नहीं बुलाएगा, यानी टर्म्स कंटेनिंग x। तो यानी क्या लिखेंगे, लीविंग द टर्म्स कंटेनिंग x, क्योंकि x ने इसको कांस्टेंट माना था, एंड y, दोनों को छोड़ देगा। उसके बाद जो बचेगा उसका इंटीग्रल कर देगा। यानी जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो सभी को बुलाएंगे, लेकिन y और z को कांस्टेंट मानेंगे। जब y के रेस्पेक्ट में इंटीग्रल करेंगे तो x को बुलाएंगे ही नहीं, y x को बुलाएगा ही नहीं, z को बुलाएगा लेकिन उसको कांस्टेंट मानेगा और इंटीग्रल कर देगा। इसके बाद जब z अपनी पार्टी करेगा तो वो x और y को बुलाएगा ही नहीं, और जो भी z या उससे रिलेटेड टर्म्स रहेगी सिर्फ उनका इंटीग्रल ये करेगा। ध्यान देंगे, मैंने कहा टर्म्स कंटेनिंग x एंड y। अगर मान लीजिए किसी टर्म के पास है x z स्क्वायर, तो इस z स्क्वायर की भी परवाह नहीं करेगा, ये कहेगा कि इसके पास तो x है, इसको ये हटा देगा।
तो ये अपनी बात में एक क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाता हूँ। एक क्वेश्चन में लिखने जा रहा हूँ, मेथड आपको समझ में आ गया होगा कि वेलोसिटी पोटेंशियल में आपको इंटीग्रल करना, और इसमें बच्चे बहुत ही डिफिकल्टी फील करते हैं जिस समय वो इसको एग्जैक्ट बनाते हैं। तो आपको एग्जैक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, आप इस वाले मेथड की तरफ चलिए जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन क्या है, एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले। क्वेश्चन है सॉरी, show that the function क्या है 6xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर, चलो फंक्शन को नाम दे दिया f, माइनस जेड जे कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई के कैप इज इरोटेशनल। कैसा है ये, इरोटेशनल। इसके बाद है इफ सो, अगर आपको ऐसा मिलता है देन फाइंड वेलोसिटी पोटेंशियल फाई, वेलोसिटी पोटेंशियल फाई। क्लियर है? तो चलिए पहले मैं इसको इरोटेशनल दिखाता हूं, हालांकि वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है इस समय, मेरी प्रॉब्लम वेलोसिटी पोटेंशियल है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो मैं इसको पूरा ही सोल्व कर देता हूं। सॉल्यूशन, सबसे पहले क्या गिवन है आपको, गिवन f इज 6xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर माइनस जेड जे कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई के कैप। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा इसको इरोटेशनल, हालांकि आसान सा काम है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, डेल क्रॉस एफ, यानी आ गया आई डेल ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल ओवर डेल वाई प्लस के, और ये आ गया डेल ओवर डेल जेड, और क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ये एफ के साथ, एफ की वैल्यू ये रही आपके पास। तो कितना आ गया ये 6xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर माइनस जेड जे कैप प्लस 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई के कैप। अगर आपको ये फाइंड करना आता है तो इसको आप तेजी से आप निकाल दीजिए, इसका लास्ट पार्ट क्वेश्चन का आप देख सकते हैं। कितना होगा ये आई जे और ये के, ये आ गया मेरे पास 6xy, सॉरी पहले क्या आएगा डेल ओवर डेल एक्स, और इसके बाद डेल ओवर डेल वाई, और इसके बाद डेल ओवर डेल जेड, यानी किसके कोफिशिएंट, आई जे और के कोफिशिएंट। और ये जो लास्ट टर्म है तो हमारी थर्ड टर्म है, ये आगे 6xy प्लस जेड क्यूब 3x स्क्वायर माइनस जेड, और ये आ गया 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई। तो इसको मैं सोल्व कर देता हूँ। आई कैप, इसको जरा ऑपरेट करो, तो मैं डायरेक्ट ही लिख रहा हूँ, जब इसका डिफरेंशियल आप करेंगे तो इस टर्म का 0 आ गया -1, थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा हूँ, और इसका कितना आ गया अगेन -1। भाई ये क्या ना डिफरेंशियल, इसका 0 जेड का -1 माइनस पहले से था माइनस जे। चलिए अब इसका डिफरेंशियल करते हैं जे, यानी इसको इसके साथ ऑपरेट किया एक्स के रेस्पेक्ट में, तो कितना बना ये 3z स्क्वायर, वाई का 0, इसको इसके साथ ऑपरेट किया तो कितना आएगा 6xy का 0, और ये आ गया -3z स्क्वायर। चलिए अब पहुँचते हैं के कैप पर, तो के कैप में कितना होगा, इसका डिफरेंशियल किया -6x, z का 0, इसका डिफरेंशियल किया तो y का तो 1 आ जाएगा, 6x रिमेन्स कांस्टेंट, z क्यूब का 0 तो -6x। एक लाइन कम लिखी है तो ये मेरे पास आ गया, ये प्लस हो जाएगा 0 आई कैप, ये आ गया 0 जे कैप, सब कैंसिल हो गए, और ये आ जाएगा मेरे पास 0 के कैप, यानी कितना आ गया ये 0 वेक्टर। हैंस भाई ये तो 0 आ गया आपके पास, हैंस वेक्टर एफ इज इरोटेशनल। अच्छा अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं। बेसिकली ये जो टॉपिक था वो किसके लिए था, टू फाइंड वेलोसिटी पोटेंशियल, तो मैं उसी पे आता हूँ। तो वेलोसिटी, अब ये कर्ल एफ तो आपका 0 आ गया, तो अब हमारा जो इंपॉर्टेंट पार्ट है उसी की मैं बात करूँगा, तो इसको मैं रब करने जा रहा हूँ वेलोसिटी पोटेंशियल। ये मैं डिटेल में सोल्व करूँगा और इसको बड़े ध्यान से आपको समझना है, एक ही क्वेश्चन से आपको मेथड समझ में आ जाएगा। और अगर अब मुझे लगेगा कि और क्वेश्चन करने की ज़रूरत है तो वो एक क्वेश्चन और सोल्व कर देंगे इस लेक्चर में या फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पर मैंने हेडिंग डाल देता हूँ वेलोसिटी पोटेंशियल।
वेलोसिटी पोटेंशियल। बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको इस टॉपिक को। तो मैंने कह दिया f कितना आपके पास, f इज वेक्टर फंक्शन एंड फाई क्या हमारा, फाई इज वेलोसिटी पोटेंशियल। तो जैसा अभी आपको बताया गया था इसके अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए, देयरफॉर आपका जो ग्रेडियंट ऑफ फाई है वो किसके बराबर होना चाहिए, वेक्टर f के। और जो मैंने अभी आपको वर्किंग रूल बताया था इसके बाद क्या होना चाहिए, फाई क्या होना चाहिए, फाई मस्ट बी f डॉट डी आर प्लस वेक्टर c। क्लियर है। अब आप f की वैल्यू रख दीजिए। तो आप क्या करेंगे, पहले स्टेप के बाद, ये जो हमारा पहला स्टेप है इसके बाद डायरेक्ट आप यही लिख देंगे सेकंड स्टेप। अब इसके बाद मैं f की वैल्यू लिखने जा रहा हूं। यहां पर क्या है f, यह 6xy प्लस जेड क्यूब आई कैप प्लस 3x स्क्वायर माइनस जेड जे कैप, और ये आ गया 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई के कैप, और इसके बाद आ गया ये डॉट प्रोडक्ट विद dx आई कैप, dy जे कैप और dz के कैप। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो पहली टर्म आएगी 6xy प्लस जेड क्यूब आई डॉट आई 1 और बाकी सब जीरो। सेकंड क्या बनेगी, सेकंड बनेगी मेरे पास, चलो अभी मैं एक ही इंटीग्रल रखता हूँ, उसके बाद 3 पार्ट करूँगा। 3x स्क्वायर माइनस जेड कितना आ जाएगा, जे डॉट जे 1 बाकी सब जीरो, dy और ये आ गया 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई डी जेड। क्लियर है। अब इसके मैं 3 अलग अलग इंटीग्रल करने जा रहा हूँ। पहला इंटीग्रल 6x पहले लिख दीजिए, उसके बाद जो भी मैंने आपको किस्सा सुनाया था पार्टी वाला वो यूज करूँगा। यह आ गया 3x स्क्वायर माइनस जेड और ये आ गया dy, और ये बना मेरे पास 3x जेड स्क्वायर माइनस वाई डी जेड। क्लियर है। और प्लस कांस्टेंट वो मैं छोड़ता जा रहा हूँ, इसको लिखते जाइए आप, प्लस c। चलिए स्टार्ट करते। अब देखिए ये 3 फ्रेंड हैं एक्स वाई जेड। पहले पार्टी कौन कर रहा है, x, और इसमें सभी को बुलाया हुआ है। तो लेकिन ये क्या करेगा, y और z को कांस्टेंट मान लेगा। क्या मान लेगा, y और z को कांस्टेंट। उसके बाद इंटीग्रल करेगा। अब dy की जो लिस्ट है उसमें x भी रहा होगा y भी लेकिन ये क्या करेगा, इंटीग्रल करते समय x को छोड़ ही देगा, लीविंग द टर्म्स, चाहे वो एक टर्म हो या एक से ज़्यादा, कंटेनिंग x एंड टेकिंग, लेकिन z को क्या समझेगा ये z, क्योंकि z से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी लेकिन फिर भी ना कांस्टेंट ही माना। इन्हें कहा हम y को वैल्यू देंगे, x को बुलाएंगे नहीं, y को वैल्यू देंगे और z को मानेंगे कांस्टेंट। अब z ने पार्टी की तो उसे पता है कि x ने भी कांस्टेंट माना था, y ने भी, तो ये क्या करेगा, लीविंग द टर्म्स कंटेनिंग, किसको कंटेन करता है, कंटेनिंग, ध्यान देंगे x एंड y, इसको ध्यान में रखकर इंटीग्रल होगा। तो चलिए अभी मैं बात करता हूं यहां पर किसकी, पहले वाले पार्ट की, मतलब dx की बारे में बात करते हैं, जो इसके अंदर dx है। तो फाई कितना हो जाएगा, देयरफॉर फाई, ध्यान देंगे पहला इंटीग्रल सोल्व कर रहा हूं तो y और z को ये कांस्टेंट समझ रहा है, तो 6y तो कांस्टेंट हो गया और x का इंटीग्रल हो गया x स्क्वायर बाई 2। इसके बाद जेड क्यूब भी कांस्टेंट है, तो जेड क्यूब तो कांस्टेंट की तरह बिहेव करेगा और इंटीग्रल में आ गया इनटू में x, जैसे वो करते 5dx तो 5x। अब सेकंड पे आ जाओ आप, सेकंड टर्म में क्या करेगा y। अब ये जो y है, जब ये इंटीग्रल की बारी करने की आई तो इनने लिस्ट को देखा, इनने कहा कि जिसके पास x है उसको वो लेगा ही नहीं। इसका मतलब इस टर्म को ये अपनी लिस्ट में से कट कर देगा, यानी इसकी जगह आप चाहो तो 0 लिख दो, यानी ये है ही नहीं। और अब इसे नजर आया जेड को तो बुला रखा है, जेड से इसको कोई प्रॉब्लम है नहीं, तो जेड को क्या माना इनने, कांस्टेंट, यानी माइनस जेड वाई। अब पहुंच गए हम थर्ड पर, थर्ड में है डी जेड। अब इसने कहा एक्स ने भी इसको कांस्टेंट माना था, वाई ने भी कांस्टेंट माना था, तो अपनी लिस्ट ये देख रहा है गेस्ट वाली, और उसमें ने देखा कि जिस टर्म के पास एक्स है उसको नहीं बुलाऊंगा। अब देखो यहाँ पर हालांकि जेड है, लेकिन क्योंकि एक्स इसमें, ये जेड को नहीं देख रहा, ये देख रहा कि अगर किसी टर्म के पास एक्स है तो उसको ये बुलाएगा ही नहीं, तो अपनी लिस्ट में से इसको ये कट कर देगा, नहीं बुलाया। इसके बाद सेकंड टर्म नजर आई, उसके पास y है, इसको भी कट कर देगा, यानी 0। इंटीग्रल करने की जरूरत ही नहीं पड़ी आपको और ये खत्म ही हो गया क्वेश्चन। हाँ, अगर इनको कट करने के बाद कोई ऐसी टर्म बच जाती जिसके पास z होता, सिर्फ z, क्योंकि x और y होंगे तो छोड़ देता, उसका मैं इंटीग्रल जरूर करता। तो कितना बना ये फाई,
ये बना मेरे पास 3x² y प्लस एक्स जेड क्यूब और माइनस वाई जेड। और बच्चों यही आपका क्या है, वेलोसिटी पोटेंशियल। तो ये एक बड़ी एक आसान सी प्रॉब्लम थी। अगर आप ये टेक्निक आप लगाओगे तो सारे क्वेश्चन आसानी से सोल्व हो जाएंगे। अदरवाइज आप टोटल डिफरेंशियल बनाने के चक्कर में रहे तो क्वेश्चन आप ज़्यादातर सोल्व नहीं कर पाओगे। चलिए एक प्रॉब्लम और सोल्व करने जा रहा हूँ मैं आपके लिए, इसके बाद इस लेक्चर को मैं कंप्लीट कर दूंगा। लिखा है, क्वेश्चन है शो दैट y² माइनस z² प्लस 3yz माइनस 2x i कैप प्लस 3xz प्लस 2xy प्लस j कैप प्लस 3xy माइनस 2xz प्लस 2z k कैप इज बोथ सोलिनोइडल एंड इरोटेशनल। इसके बाद क्या है, ऑल्सो फाइंड फाई वेयर फाई इज है क्या, वेयर डेल फाई इज गिवन वेक्टर f। मान लीजिए ये वेक्टर क्या था हमारा f, ठीक है। तो इसने खुद ही बता दिया। अगर ये कहता ऑल्सो फाइंड वेलोसिटी पोटेंशियल तब भी मैं यही लिखता। तो कुल मिला के आपको फाई पता करना है और f आपको गिवन है। तो सॉल्यूशन में सबसे पहले क्या लिखेंगे आप, ये क्वेश्चन समझ गए आपने। चलो एक बार और बता देता हूं। एक वेक्टर आपको दिया गया है और आपको बताना है कि सोलिनोइडल भी है इरोटेशनल भी है, पहला पार्ट। इसके बाद आपको निकालना है इसका वेलोसिटी पोटेंशियल। अच्छा, आपको अगर फार्मूला नहीं भी पता तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसने खुद ही बता दिया है डेल फाई इक्वल्स टू वेक्टर एफ देन फाइंड फाई। तो पहले सबसे पहले क्या लिखोगे आप, एफ y² माइनस z² प्लस 3yz माइनस 2x, एक बड़ा सा फंक्शन दिया गया है 3xz प्लस 2xy और कितना आ गया ये j कैप, और ये आ गया 3xy माइनस 2xz प्लस 2z और ये आ गया k कैप। तो सबसे पहला पार्ट तो आपका ये है सोलिनोइडल, आपको दिखाना है। क्या दिखाना है, सोलिनोइडल। तो क्या करेंगे आप, अच्छा मैं क्वेश्चन कंप्लीट नहीं करूंगा, आप इसमें फाइंड करेंगे डेल एफ और कैलकुलेशन करते जाएंगे क्या आ जाएगा, जीरो वेक्टर। तो वेक्टर क्या हो जाएगा, सोलिनोइडल। सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, इरोटेशनल। इरोटेशनल के लिए क्या करने वाले हैं आप, भाई शो करना आपको। तो डेल क्रॉस एफ, इसको भी आप सोल्व करते जाएंगे और क्या आ जाएगा, वेक्टर जीरो। तो ये पार्ट हम कर लेंगे। डिफरेंशियल सिर्फ आपको करना है क्योंकि मेरा जो मेन मोटो है वो क्या बताना है आपको, वेलोसिटी पोटेंशियल। तो तीसरा पार्ट हमारा आ गया किसका, वेलोसिटी पोटेंशियल। यही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, वेलोसिटी पोटेंशियल। तो क्या लिखेंगे आप इसमें, हमें पता है डेल फाई इक्वल्स टू एफ। इसका मतलब मैंने आपको डायरेक्ट बताया, फाई कितना हो जाएगा, एफ डॉट डी आर प्लस वेक्टर सी। और एफ कितना है आपका, एफ है हमारे पास y² माइनस z² सॉरी प्लस 3yz माइनस 2x i कैप। और ये नेक्स्ट है मेरे पास प्लस 3xz प्लस 2xy j कैप। और ये तीसरा मेरे पास, एक क्वेश्चन मैंने पहले किया था और अब एक ये क्वेश्चन और कर रहा हूं, तो आपको मेथड बिल्कुल ठीक से समझ में आ जाना चाहिए। और इसके साथ क्या कर देंगे आप, डॉट प्रोडक्ट ऑफ किसका, dx i कैप, dy j कैप और dz k कैप, इसका आपने कर दिया इसके साथ डॉट प्रोडक्ट। क्लियर है। जब आपने डॉट प्रोडक्ट किया तो आपके पास 3 इंटीग्रल बनेंगे। मैं इस बार इंटीग्रल डायरेक्ट लिख रहा हूं। पहला इंटीग्रल क्या बनेगा आपके पास, चलिए इस बात को मैं ऊपर लिखता हूं। पहला इंटीग्रल, ये तो आसानी से आप लिख ही पाओगे, सोलिनोइडल और रोटेशनल। तो पहला इंटीग्रल क्या बनेगा आपका, पहला इंटीग्रल हमारा बनेगा x के लिए। तो मैं डायरेक्ट एक बार में इनको अलग अलग भी किए देता हूं। तो पहला इंटीग्रल बना y² माइनस z² प्लस 3yz माइनस 2x और कितना आ गया ये dx। दूसरा इंटीग्रल क्या बनेगा, 3xz प्लस 2xy dy। और तीसरा इंटीग्रल क्या बना, तीसरा इंटीग्रल बना 3xy माइनस 2xz प्लस 2z और ये आ गया dz। अब वो स्टोरी शुरू करता हूं मैं जो आपको बताया गया था कि x y z 3 फ्रेंड हैं और x ने अपनी पार्टी ऑर्गेनाइज करी और उसमें क्या माना इसने, टेकिंग y एंड z कांस्टेंट, y और z दोनों को इसने कांस्टेंट मान लिया। ठीक है, तो y और z दोनों नाराज हो गए।
अब पार्टी करने का नंबर आया y का, तो वो क्या करेगा, जिस समय इंट्रीगल कर रहा होगा यानी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा होगा तो उसके हाथ में एक लिस्ट है, तो लीविंग द टर्म्स, वो उन सभी टर्म्स को छोड़ देगा, किनको, जिनके पास x है, क्योंकि x ने इसको कांस्टेंट माना था। लीविंग द टर्म्स कंटेनिंग x, यानी ना तो x को बुलाएगा और उसको भी नहीं बुलाएगा जो x के साथ है। क्लियर है। लेकिन यहां इसने भी गड़बड़ की, लेकिन z को इसने क्या माना, क्योंकि z से इसको कोई प्रॉब्लम तो थी नहीं, लेकिन अपनी पार्टी में इसने z के साथ वही बिहेवियर किया जो x ने किया था, किसके साथ, y और z के साथ, यानी इनने z को क्या मान लिया, कांस्टेंट। अब पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा कौन, z, dz। अब इसने क्या किया कि इसने अपनी लिस्ट में से हर उसको हटा दिया इंट्रीगल करते समय जिसके पास क्या था, जिसके पास x है या y है, यानी लीविंग द टर्म्स कंटेनिंग x एंड y। ये काम तब करेंगे जब आप इंट्रीगल कर रहे होंगे, और प्लस कांस्टेंट c। क्लियर है, यहां पे भी लिख दीजिए प्लस कांस्टेंट c। चलिए अब मैं इस कहानी को ही आगे बढ़ाता हूं। तो फाई कितना होगा, चलिए पहले x पार्टी कर रहा है, y और z को बुला रखा है, लेकिन उनके साथ व्यवहार उसका क्या, कांस्टेंट वाला, तो y स्क्वायर को लिख देगा y स्क्वायर x, z स्क्वायर को लिख देगा z स्क्वायर x, क्योंकि कांस्टेंट ऐसे समझो जैसे 5 dx यानी 5x, 3 y भी कांस्टेंट, z भी कांस्टेंट, यहां पर कितना आ गया x इंटू में। अब 2x का करोगे, ये वेरिएबल है, ये क्या था 2x, तो कितना होगा 2x स्क्वायर बाई 2। ये पार्टी हो गई x की खत्म, और y और z को इसने माना कांस्टेंट। अब बारी किसकी आई, y की। अब y लिस्ट लेकर बैठा हुआ है कि वो उसको नहीं बुलाएगा जिसके पास x है। इसने देखा अपनी लिस्ट में पहला नाम 3xz, अरे इसके पास तो x है, गायब कर दो। इसके बाद इसने देखा सेकंड टर्म 2xy, इसके पास भी x है, गायब कर दो। कोई पार्टी वार्टी नहीं हुई, खत्म हो गया ऐसे, यानी कोई इंट्रीगल नहीं हुआ। इसके बाद नेक्स्ट, अब बारी किसकी आई, z की। अब इसने कहा कि जब मैं पार्टी में गया था तो x ने भी कांस्टेंट माना, y ने भी कांस्टेंट माना, तो यहाँ तो z की कोई वैल्यू नहीं रही, x के कारण ही गायब हो गया। अब ये x को भी नहीं बुलाएगा, x और उसके साथ जो टर्म है, यानी टर्म्स कंटेनिंग x और टर्म कंटेनिंग y, किसी को नहीं बुलाएगा। तो पहली टर्म में देखा x और y दोनों हैं, गायब। दूसरे टर्म में x है, गायब। तीसरे टर्म में ना x है ना y, बिल्कुल इंट्रीगल करेंगे इसका z के रेस्पेक्ट में, z स्क्वायर बाई 2 और ये प्लस कांस्टेंट c। अब आपका जो रिजल्ट आएगा फाई, वो क्या है, मैं यहाँ को लिखने वाला हूँ फाई। ये बना बच्चों x y स्क्वायर माइनस x z स्क्वायर प्लस 3x y z माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आ गया प्लस जेड स्क्वायर, और एक कांस्टेंट आ गया सी। यही हमारा क्या, वेलोसिटी पोटेंशियल। मुझे लग रहा मेथड आपको समझ आ गया होगा। तो आप इसको टोटल डिफरेंशियल बना के भी कर सकते हैं, लेकिन उसमें फर्स्ट ईयर वाले बच्चे तो कम से कम कंफ्यूज रहते हैं। तो आप ये मेथड देख सकते हैं अगर आपको अच्छा लगता है, और अगर मान लीजिए ये टॉपिक आपको ठीक लगता है, और अगर आपको लग रहा है और क्वेश्चन मुझे करने की ज़रूरत है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। थैंक यू वेरी मच।